वेलकम टू अवर चैनल लॉ कक्षा। काफ़ी स्टूडेंट्स की क्वेरीज रहती हैं कि लॉ कंप्लीट करने के बाद वो क्या करें, कौन सा फील्ड चूज करें, कौन कौन से फील्ड्स हैं। इन्हीं सारी क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं एडवोकेट सिद्धार्थ सिंह, करंटली प्रैक्टिसिंग इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। आइए उन्हीं से डाउट्स क्लियर करते हैं। वेलकम टू अवर चैनल लॉ कक्षा। थैंक यू शुभम फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर चैनल। सर, जैसा कि जानते हैं काफ़ी स्टूडेंट की बहुत सारी क्वेरीज रहती हैं कि वो लॉ कंप्लीट करने के बाद करें, उनका फर्स्ट स्टेप क्या हो। उन्होंने अपनी लॉ कंप्लीट कर लिया तो उन्हें फर्स्ट स्टेप क्या करना चाहिए। जैसे आप बता रहे हैं कि जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो 3 इयर्स या 5 इयर्स LLB करके आते हैं, उसके बाद उनकी लाइफ में कन्फ्यूजन रहता है कि उनको अब क्या पर्टिकुलरली फील्ड ऑप्ट करना है। तो बेसिकली लॉ एक बहुत ही वास्ट एरिया है जिसमें बहुत डिफरेंट टाइप के फील्ड्स एक स्टूडेंट पर्टिकुलरली चूज़ कर सकता है। तो पहला, अगर वो चाहते हैं कि लिटिगेशन में जाना, कि कोर्ट में जाके आर्ग्यू करना और कोर्ट में आके अपने अपीयरेंस देना, तो अगर किसी भी क्लाइंट को रिप्रेजेंट करना है तो वो लिटिगेशन ऑप्ट कर सकते हैं। अगर लिटिगेशन में इंटरेस्ट नहीं है, जैसे आजकल बहुत सारे बच्चे कॉर्पोरेट में जा रहे हैं, तो वो पर्टिकुलरली किसी MNC को ज्वाइन कर सकते हैं और कॉर्पोरेट उसमें जा सकते हैं, कॉर्पोरेट लॉयर बन सकते हैं। बहुत सारे लॉयर टैक्सेशन लॉयर बन रहे हैं, वो पर्टिकुलरली एक टैक्स फील्ड को ऑप्ट करते हैं, टैक्सेशन में जाते हैं, जैसे कि आप भी टैक्सेशन में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। उसके बाद बहुत सारे बच्चों को फर्दर स्टडीज़ करनी होती है LLB कंप्लीट करने के बाद, तो वो LLM के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। LLM के बाद PhD के थ्रू या NET JRF दे के अपना असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं या रिसर्चर बन सकते हैं। और बहुत सारे बच्चों को वो भी नहीं करना होता कि फर्दर स्टडीज़ नहीं करनी है, तो एक ऑप्शन होता है आर्मी में जाने का। तो आर्मी के लिए एक पर्टिकुलरली जैक का एग्ज़ाम निकालती है इंडियन आर्मी, जज एडवोकेट जनरल जिसे कहते हैं, उसका SSB होता है। उसमें अगर मेरिट में आते हैं तो आर्मी के जस्टिस एडवोकेट जनरल बन सकते हैं। उसके बाद वो भी नहीं करना है तो बहुत ही, जैसे मैंने बताया, बहुत ही वास्ट फील्ड है। तो जुडिशरी, जो कि सबसे प्रिविलेज और बहुत माना जाता है कि बहुत जिसके लिए ज़्यादातर बच्चे LLB करते हैं कि उनको जज बनना होता है, जो अपनी जुडिशरी की तैयारी कर सकते हैं LLB कंप्लीट होने के बाद। और जो भी जुडिशल कमीशन के एग्ज़ाम, सर्विसेज के एग्ज़ाम निकलते हैं, उनको फिल करके अगर उनका उनमें सिलेक्शन हो जाता है तो वो एज अ सिविल जज बन जाते हैं इनिशियली। और जज के लिए भी नहीं जाना है तो अगर उनका और एम है तो वो UPSC के थ्रू भी जा सकते हैं। UPSC में भी एक पर्टिकुलरली सब्जेक्ट है लॉ, जिसके ऑप्ट करके वो UPSC के थ्रू IAS IPS बन सकते हैं। जी सर, आपने बताया कि जैसे आपने ऑप्शंस बता दिए, हमें फील्ड्स बता दिए कि हम आफ्टर कंप्लीटिंग लॉ हम क्या क्या कर सकते हैं। तो किसी पर्सन को लिटिगेशन में जाना, तो लिटिगेशन का फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। लिटिगेशन में अगर कोई बच्चा जाना चाहता है तो उसका फर्स्ट स्टेप होता है कि जिस भी स्टेट में वो रह रहा है या जिस भी स्टेट में उससे प्रैक्टिस करने का इंटरेस्ट है। फॉर एग्जांपल कोई UP में रह रहा है और दिल्ली में प्रैक्टिस करने का इंटरेस्ट है, तो जिस भी पर्टिकुलर स्टेट में जो उनका बार काउंसिल होता है उसमें अपने आप को एनरोल कराएं। एनरोल कराने के बाद आपको 2 साल के लिए एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिया जाता है कि 2 साल के अंदर आपको AIBE यानी कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्लियर करना होता है, तभी आप एक रजिस्टर्ड एडवोकेट माने जाएंगे। वहाँ से आपको एक सर्टिफिकेट इशू होता है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। उसके बाद आप किसी भी कोर्ट में अपना वकालतनामा लगा सकते हैं। और लिटिगेशन में सबसे पहले इंटरेस्ट पे, जैसे मैंने बताया कि बहुत वास्ट फील्ड है, तो उसमें इंटरेस्ट के ऊपर है कि अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करना चाहते हैं तो वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लॉयर को अपना रेज्यूमे सेंड करके और उनके साथ जॉब कर सकते हैं। पे थोड़ा लेस है लेकिन सीखने को बहुत कुछ है, और लॉ एक ऐसा फील्ड है कि वक्त के साथ जितना आप इसमें टाइम देते हैं उतना आपका पे भी इंक्रीज़ होता जाता है। सेकेंडली, वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट के साथ भी अपने आप को एनरोल करवा सकते हैं और उनके साथ काम सीख सकते हैं। और कोई बच्चों को फॉर एग्जांपल कि अगर कोर्ट के नहीं जाना है और उनको अच्छी ड्राफ्टिंग आती है और लिटिगेशन में भी इंटरेस्ट है, तो वो लॉ फॉर्म्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। लॉ फॉर्म्स में बहुत अलग अलग फील्ड होते हैं, बहुत अलग अलग टीम्स होती हैं कि कोई पर्टिकुलर टीम सिविल पे वर्क कर रही है, कोई क्रिमिनल पे वर्क कर रही है, कोई फैमिली डिस्प्यूट्स पे कर रही है या कॉर्पोरेट पे कर रही है। तो उस पर्टिकुलर टीम में अपने आप को बता के अपने इंटरेस्ट के थ्रू कि मेरे को क्रिमिनल टीम में रह के, अब उसमें ड्राफ्टिंग, अगर रिसर्च अच्छी है, ड्राफ्टिंग अच्छी है, तो वो ड्राफ्टिंग कर सकते हैं। और अगर उनका अच्छा आर्ग्यूमेंट एंड ऑल करना है जिसमें वक्त लगता है, हर लिटिगेशन एक ऐसा फील्ड है जिसमें वक्त लगता है, तो इसमें जब लॉ फॉर्म में जाएंगे तो ड्राफ्टिंग करिए, बाकी सारी चीज़ें धीरे धीरे सीखिए, उसके बाद आप लिटिगेशन में भी आ सकते हैं। तो यही 2 तरीके हैं कि लिटिगेशन में आने के लिए, कि बेसिकली लॉ फॉर्म या किसी एडवोकेट के अंदर आप जॉब करिए। सर, अगला प्रश्न मेरा ये है कि काफ़ी लोगों को, काफ़ी स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहता है लॉ फॉर्म और कॉर्पोरेट फील्ड में
कि वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। तो उस बारे में आप हमें बताइए कि डिफ्रेंशिएट कैसे है, लॉ फर्म कैसे डिफरेंट है हमारे कॉर्पोरेट फील्ड से। सी लॉ फर्म कॉर्पोरेट के लिए भी वर्क करती हैं, बहुत सारी कॉर्पोरेट लॉ फर्म्स भी होती हैं जो बेसिकली जितनी भी एमएनसीज होती हैं उनसे उनका रिटेनरशिप होता है, उनसे टाई अप होता है और उनके लिए पर्टिकुलरली वर्क करती हैं। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो अपने इन हाउस काउंसिल रखती हैं। इन हाउस काउंसिल मतलब एक टीम ऑफ लॉयर्स जो उनकी कंपनी में ही बैठ के उनके एम्प्लॉय होते हैं और उनके लिए वर्क करते हैं। फॉर एग्जांपल उनके कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क या 138 के केसेस, उन केसेस पर डील करते हैं। लेकिन वो लॉयर जो इन हाउस काउंसिल्स होते हैं वो भी जो लिटिगेशन कर रहे होते हैं एडवोकेट्स, अगर उनका कोई केस आता है कोर्ट में तो उन लिटिगेटिंग लॉयर्स के पास जाते हैं, उनसे टाई अप करते हैं और अपना केस को रिप्रेजेंट करवाते हैं कोर्ट में। तो सर काफ़ी स्टूडेंट टैक्सेशन फील्ड को भी प्रेफर करते हैं, बट टैक्सेशन फील्ड में ऐसा कोई मैंडेटरी है कि सीए ही टैक्स भर सकते हैं? नहीं, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि सीए ही टैक्स भर सकते हैं। कोई भी पर्सन जिसे टैक्स की जानकारी है और उसे थोड़ा कंप्यूटर की नॉलेज है और इनकम टैक्स पोर्टल पर जाके अपना आईटीआर खुद भर सकता है या जीएसटी रिटर्न खुद भर सकता है। कोई भी बिजनेसमैन लॉ करने के बाद बहुत सारे एडवोकेट्स होते हैं जो टैक्स फील्ड में जाते हैं, स्पेशली जैसे कि मैंने भी टैक्सेशन में एलएलएम किया है। तो इसमें बेसिकली आप, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बैठ के जीएसटी रिटर्न्स भर रहा हूँ या ये कर रहा हूँ, वो भी मैं कर सकता हूँ। बट टैक्सी लॉयर जो टैक्स फील्ड में जाते हैं वो इसकी प्रैक्टिस करते हैं, जैसे जीएसटी काउंसिल में बहुत सारी जगह जहाँ पे सीए भी अपॉइंट हो सकते हैं। लेकिन उसके आगे हाई कोर्ट तक मैटर जाता है, सुप्रीम कोर्ट तक मैटर जाता है। अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में मैटर जा रहा है वहाँ सीए नहीं जाकर रिप्रेजेंट कर सकता अपने क्लाइंट को, उसके लिए एक एडवोकेट चाहिए और उस एडवोकेट को पर्टिकुलरली नॉलेज होनी चाहिए टैक्स की, क्योंकि टैक्स में बहुत सारी अकाउंटिंग एंड बैलेंस शीट, बहुत सारा टेक्निकल वर्क होता है। तो उस बिना नॉलेज के कोई भी एडवोकेट उस पर्टिकुलर जो भी केस होगा उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा। सर जैसा कि आपने मुझे बताया कि काफ़ी केसेस जो टैक्स के केसेस रहते हैं वो हाई कोर्ट में भी प्रेजेंट करे जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी प्रेजेंट करे जाते हैं, तो क्या वहाँ सिर्फ सीए ही प्रेजेंट कर सकता है या एडवोकेट प्रेजेंट करता है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ एक रजिस्टर्ड एडवोकेट ही रिप्रेजेंट कर सकता है एक क्लाइंट को। सीए की अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ जीएसटी काउंसिल तक है। लेकिन मोस्टली सीए प्रीफर करते हैं कि जो एक रजिस्टर्ड एडवोकेट जो डेली प्रैक्टिस करते हैं वही रिप्रेजेंट करें। और इसमें एक ऐसे एडवोकेट की ज़रूरत होती है जो इसको टैक्स की बेसिक नॉलेज हो, जिन्होंने टैक्स पढ़ा हो, क्योंकि टैक्स एक अपने आप में बहुत टेक्निकल फील्ड है कि जिसमें बहुत सारे डिडक्शंस होते हैं, ऑडिट्स होते हैं। तो एक लॉयर को उसकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए और सीए के थ्रू टाई अप करके उस नॉलेज, जब कोई पर्टिकुलर केस आता है तो सीए के थ्रू ही आता है कोर्ट में। और इसमें मोस्टली जो केसेस होते हैं वो टैक्स इवेशन के होते हैं। जो बड़ी बड़ी एमएनसीज हैं वो बहुत करोड़ों का टैक्स इवेट करके बैठे होते हैं, या गवर्नमेंट को किसी से टैक्स लेना होता है तो एडवोकेट या तो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेगा एज ए स्टैंडिंग काउंसिल या एक प्राइवेट कंपनी को, प्राइवेट क्लाइंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो उसमें बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और जैसा आपका क्वेश्चन था कि सीए रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो सीए रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड एडवोकेट ही कर सकते हैं इनमें रिप्रेजेंट। सर जैसा कि आप जानते हैं कई स्टूडेंट लिटिगेशन चूज़ नहीं करते, कई टैक्सेशन चूज़ नहीं करते, उनकी प्रेफरेंस जाती है एमएनसी की तरफ, जिससे उनकी जॉब सिक्योरिटी भी रहे और उनको एक फिक्स लेवल पे इनकम भी आती रहे मंथली। हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो चाहते हैं कि उनके एक फिक्स सैलरी आती रहे और उनको एक लाइफ में जॉब सिक्योरिटी की भी बहुत ज़रूरत होती है। तो वो स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, वो स्टूडेंट्स किसी भी जो एमएनसीज़ हैं उसमें अपना रेज्यूमे सेंड करके अप्लाई कर सकते हैं। अगर उसका इंटरव्यू प्रोसेस के थ्रू सिलेक्शन होता है तो इन हाउस काउंसिल बन सकते हैं। या बहुत सारे आजकल एमएनसीज़ जैसे कि एलपीओ भी रन करते हैं, लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग, उसमें भी इंटरव्यू प्रोसेस के थ्रू आपका अगर सिलेक्शन होता है तो आप उसमें भी जॉब कर सकते हैं। उसमें एक अच्छी सैलरी होती है, लेकिन वही है कि उसके लिए आपको स्टेट बार काउंसिल में एनरोल होने की कोई ज़रूरत नहीं होती। आप डायरेक्ट किसी भी एमएनसीज़ में जाके अपना रेज्यूमे सेंड करके, अगर आपने लॉ कंप्लीट कर रखी है और आपके अच्छे नंबर्स हैं और आपने अपने लिटिगेशन जो आपका फील्ड था लॉ का करियर, उसमें अपने स्टूडेंट लाइफ में अच्छे आपने मूड कोर्ट्स किए हों, आपने पेपर प्रेजेंटेशन किए हों, पब्लिकेशन किए हों, उसके बेसिस पे आपका रेज्यूमे का मेरिट दिया जाएगा। एंड उसके बाद सेकंड ऑप्शन आएगा कि आपका जो वहाँ पर क्या इंटरव्यू प्रोसेस के थ्रू क्या आपका रिटन टेस्ट होता है, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होता है। उसमें आप अगर सेलेक्ट होते हैं तो आप किसी भी एमएनसी को वर्ल्ड वाइड जा सकते हैं, आप उसमें जॉब कर सकते हैं एज ए इन हाउस काउंसिल। जी सर, जो स्टूडेंट लास्ट ईयर में होते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं एमएनसी के लिए? कि जो फाइनल सेमेस्टर में हैं, हाँ डेफिनेटली, अगर वो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, एज ए इंटर्नशिप कर रहे हैं किसी भी एमएनसी में, तो वो अप्लाई कर सकते हैं।
बट मोस्टली एमएनसीज़ की जो प्रेफरेंस होती है वो इस प्रेफरेंस होती है कि जो स्टूडेंट पास आउट हो जाते हैं, और मोस्टली जो फर्स्ट डिवीज़न से पास आउट हो जाते हैं। सेकंड डिवीज़न मतलब डिपेंड करता है मेरिट पे कि आपका रेज्यूमे कितना अच्छा है। किसी बच्चे का एकेडमिक्स इतना अच्छा नहीं होता लेकिन उसका इंटरव्यू बहुत अच्छा होता है। तो मोस्ट ऑफ द एमएनसीज़ की प्रेफरेंस होती है कि बच्चे अगर लॉ कंप्लीट करके आ रहे हैं तो उनको ही सेलेक्ट किया जाए। सर काफ़ी स्टूडेंट को डाउट रहता है कि अगर उन्हें एमएनसी में अप्लाई करना है तो वो एनएलयू में पास आउट ही होनी चाहिए। नहीं शुभम, ऐसा कुछ नहीं है कि एनएलयू पास आउट ही होना चाहिए। हम बहुत सारी एमएनसीज प्रेफर करती हैं कि एनएलयू जो नेशनल और यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें एक एजुकेशन जो है वो थोड़ा और बेटर माना जाता है एज़ कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस। बट आज की डेट में और भी बाकी प्राइवेट कॉलेजेस, गवर्नमेंट कॉलेजेस सब सेम लेवल पे ही हैं। और अगर किसी स्टूडेंट में कैपेबिलिटीज़ हैं और उसने अपने स्टूडेंट करियर में बहुत सारे पब्लिकेशन कराए हैं या पेपर प्रेजेंटेशन किए हैं और उसका रेज्यूमे बहुत अच्छा है तो उसको भी सिलेक्शन होता है। ये अगर आपका रेज्यूमे ही अच्छा नहीं है तो चाहे आप एनएलयू से करो चाहे आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज से करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपको किसी भी एमएनसी में सेलेक्ट होने के लिए एक पर्टिकुलर सिलेक्शन प्रोसेस से, एक इंटरव्यू से गुजरना पड़ता है और उसमें सेलेक्ट होने के बाद ही आपका वहाँ पे अपॉइंटमेंट होता है। कई स्टूडेंट्स एलएलबी के बाद भी फर्दर स्टडी करना चाहते हैं एलएलएम, तो एलएलएम में फील्ड्स कौन कौन से हैं, हम किस फील्ड में कर सकते हैं और एलएलएम के बेनिफिट्स क्या हैं, आप बताइए। देखिए, एलएलबी कंप्लीट करने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो एलएलएम करना चाहते हैं। मैंने खुद एलएलएम की है टैक्सेशन लॉ में। एलएलएम करने के लिए बेसिकली क्लैट एक एग्ज़ाम होता है कि क्लैट के थ्रू अगर आप जाते हैं तो आपको बहुत सारे एनएलयूज़ में मिल जाता है। अगर आपका किसी बच्चे का क्लैट नहीं निकलता है एग्ज़ाम तो वो किसी भी प्राइवेट कॉलेज से या गवर्नमेंट कॉलेज से कर सकता है एलएलएम। और एलएलएम में बेसिकली जो फील्ड्स होते हैं वो बहुत सारे आजकल तो डिफरेंट फील्ड्स हैं कि टैक्सेशन हो गया, सिविल हो गया, क्रिमिनल हो गया, फैमिली में कर सकते हैं। आईपीआर एक बहुत अच्छा टॉपिक है। इंटरनेशनल बहुत सारे फील्ड्स आ गए हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो इंटरनेशनल लॉ को कवर करते हैं। तो डिफरेंट फील्ड्स हैं, मीडिया हो गया, स्पोर्ट्स लॉ हो गया, तो इस सब में एलएलएम कर सकते हैं। और एलएलएम करने के फ़ायदे ये हैं कि कल को आप एमएनसीज़ में अप्लाई करना चाहते हैं तो एमएनसीज़ उसको और बेटर प्रेफरेंस, मास्टर्स ऑफ लॉ जिसे हम कहते हैं, अच्छा प्रेफर करते हैं कि एक बैचलर से ज़्यादा अच्छा है कि मास्टर्स। और बहुत सारे बच्चे का इंटरेस्ट होता है कि वो फ्यूचर में टीचिंग फील्ड में जाएं, तो एलएलएम करने के बाद वो नेट जेआरएफ एग्ज़ाम क्वालिफाई अगर उनका होता है उसके लिए अप्लाई करते हैं। और नेट जेआरएफ अगर उनका सिलेक्शन हो जाता है तो वो एज असिस्टेंट प्रोफेसर किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में, जैसे आपकी यूनिवर्सिटी में, हमारी यूनिवर्सिटी में जितने भी प्रोफेसर थे सबका नेट जेआरएफ क्लियर होगा या वो पीएचडी कर रहे होते हैं। आज की डेट में तो नेट जेआरएफ बहुत मैंडेटरी कर दिया है किसी भी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए। और साइड बाय साइड आपको एज अ पीएचडी भी आप ऑप्ट कर सकते हैं, या तो पार्ट टाइम या फुल टाइम। तो जिन्हें टीचिंग में जाना है उनके लिए एलएलएम बहुत अच्छी चीज़ है। एक बेसिक स्टार्टिंग है कि एलएलबी, देन एलएलएम, देन नेट जेआरएफ एंड पीएचडी। एंड जिन बच्चों को लिटिगेशन करनी है या जिन बच्चों को एमएनसीज़ में जाना है या और भी डिफरेंट फील्ड में जाना है, वो भी ऐसा कुछ सेट नहीं है कि पर्टिकुलरली टीचिंग वालों को ही जाना है। कोई भी जिस भी बच्चे ने एलएलबी की है वो एलएलएम कर सकता है। सर काफ़ी स्टूडेंट फर्दर स्टडी के लिए एलएलएम चूज़ करते हैं, उन्होंने फील्ड चूज़ कर लिया, एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशन, तो सिर्फ वो कॉन्स्टिट्यूशन में ही अपनी लिटिगेशन कर सकते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस कर सकते हैं कि आप पर्टिकुलरली रिट पे ही काम कर सकते हैं। ये बेसिकली एक मास्टर्स डिग्री है कि आप बहुत सारे बच्चे एलएलबी, एलएलबी करने, एलएलबी में कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं होता, उसमें सारे ही लॉ के होते हैं। इसमें एक सेट आपका स्पेशलाइजेशन हो जाती है कि कॉन्स्टिट्यूशनल। तो ये माना जाता है कि आप कुछ भी फील्ड में आगे करेंगे, कि आप लिटिगेशन करते हैं, आप किसी एमएनसी में जाते हैं या लॉ फर्म ज्वाइन करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आपका एक स्पेशलाइजेशन है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। तो ये कंसिडर किया जाता है कि ठीक है, इस पर्टिकुलर बच्चे को इस पर्टिकुलर टॉपिक जो सब्जेक्ट है इसका तो बहुत अच्छी नॉलेज है। एंड उसके अलावा बाकी फील्ड्स में भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं या और भी फील्ड्स को आप ऑप्ट कर सकते हैं। एलएलएम अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन में किया है तो आप पीएचडी किसी और टॉपिक में कर सकते हैं, या डिप्लोमास आप, जैसे मैं डिप्लोमा कर रहा हूँ, मैंने टैक्सेशन में एलएलएम करने के बाद डिप्लोमा मैं साइबर क्राइम में कर रहा हूँ। तो आप ऐसा नहीं है कि पढ़ाई के कहीं पर रुकावट आएगी कि ये नहीं कर सकते या लिटिगेशन में नहीं कर सकते। आपका जो मन चाहे वो वाला लॉ का फील्ड टॉपिक, पर्टिकुलर टॉपिक, उसमें आप वर्क कर सकते हैं। जी सर। सर जैसा कि आपने बताया था कि स्टूडेंट एलएलबी कंप्लीट करने के बाद जैक वो ऑप्शन भी चूज़ करता है, तो जैक सर ऑप्शन क्या होता है, कैसे उसमें आगे प्रोसीडिंग करी जाए, जैक कैसे चूज़ करा जाए, जैक के लिए क्या प्रिपरेशन होती है, क्या एलिजिबिलिटी होती है, उसके बारे में होती है सर? जैक बहुत ही अच्छा फील्ड है। बहुत सारे बच्चे अपने लॉ कंप्लीट करने के बाद आर्मी में ज्वाइन करना चाहते हैं,
तो उनके पास एक ऑप्शन होता है CDS के थ्रू आर्मी में जाने का। जी सर। और दूसरा ऑप्शन जो स्पेशली लॉ जिन्होंने कंप्लीट किया उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है, जिसका नाम है जस्टिस एडवोकेट जनरल। एक सीट निकाली जाती है, एक पोस्ट है जिसमें लेफ्टिनेंट की आपको पोस्ट दी जाती है। और इसमें जिन भी बच्चों ने अपने स्टूडेंट करियर में फर्स्ट डिवीज़न लाया होता है फर्स्ट अपने लॉ में, उनको उस बेसिस पे मेरिट लिस्ट में लाया जाता है कि जिसके बेसिस पे उनको सिलेक्शन के लिए बुलाया जाता है। इसमें कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं होता, इसमें SSB इंटरव्यू होता है डायरेक्टली। अगर आपने जैक के लिए अप्लाई किया, उनका फॉर्म फिल किया इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर जाके, और उसमें अपने परसेंटेज जो फर्स्ट डिवीज़न बेसिकली कंसिडर किया जाता है, अगर आपकी फ़र्स्ट डिवीज़न आई है तो आर्मी वाले आपको कॉल करते हैं कि आपका इंटरव्यू सो एंड सो डेट को, या तो इसकी 4 जगह होता है, या तो इलाहाबाद आपको बुलाएंगे, या बेंगलोर बुलाएंगे, या भोपाल बुलाएंगे, या कपूरथला बुलाएंगे। तो वहाँ आपको जाना होता है। वहाँ पे 5 डेज़ का बेसिकली SSB का इंटरव्यू होता है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि 5 डेज़ हर बच्चा करेगा। फर्स्ट डे स्क्रीनिंग होता है। स्क्रीनिंग में कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे कि आपका पिक्चर परसेप्शन टेस्ट एंड बाकी रिटन टेस्ट होते हैं। वो जिन बच्चों का सेलेक्ट होते हैं उसमें से, फॉर एग्जांपल 200 बच्चे आए होते हैं फर्स्ट डे पे, 200 में से अराउंड 20 बच्चे ही सिलेक्ट होते हैं फर्दर इंटरव्यू के लिए, जो कंटिन्यू रहेगा, और बाकी बच्चों को सेम डे घर भेज दिया जाता है। जो 20 बच्चे हैं वो आगे सारे फिज़िकल और रिटन एग्ज़ाम के थ्रू क्वालिफाई करेंगे, उनका फिर एक पर्सनल इंटरव्यू होगा। पर्सनल इंटरव्यू के बाद अगर वो उसमें सेलेक्ट होते हैं कोई बच्चा, तो उनको मेडिकल के लिए लिया जाएगा। अगर आप मेडिकल में भी सेलेक्ट हो जाते हैं, अगर आप मेडिकली फ़िट हैं, तो उसके बाद एक मेरिट लिस्ट निकलती है। बेसिकली जैक की 5 सीट्स निकलती हैं हर 6 महीने में। अगर आपका मेरिट लिस्ट में नंबर उन टॉप 5 सीट्स में है या 6 में भी है, तो अगर किसी ने टॉप 5 वाले ने विड्रॉ किया तो 6th वाले की पोजीशन आ जाती है। अगर आप टॉप 5 में हैं तो आप एज एन लेफ्टिनेंट लग जाते हैं, और आपको भेज दिया जाता है इसके ट्रेनिंग के लिए। तो सर जैग में अगर हमारी फर्स्ट डिवीज़न से ऊपर है तो हम डायरेक्ट SSB इंटरव्यू के लिए एप्लीकेबल है? आपको अगर आपका फर्स्ट डिवीज़न आया है और आपका कॉलेज बार काउंसिल से रिकॉग्नाइज्ड है, तो आप इंडियन आर्मी में जाके उनका वेबसाइट पे जाके उनका जो पर्टिकुलर फॉर्म होता है वो लिखेंगे। ऑफिसर सिलेक्शन के लिए जो फॉर्म होता है उसको फिल करेंगे। फॉर्म फिल करने के बाद आर्मी की तरफ से आपको एक मेल आएगा कि उसमें आपको एक इंटरव्यू की डेट बताई जाएगी कि आपका सो एंड सो डेट को इंटरव्यू है, और ये पर्टिकुलर लोकेशन है कि वो बेंगलोर में है कि इलाहाबाद में है या भोपाल में है, डिपेंड करता है कौन सा SSB सिलेक्शन बोर्ड उस टाइम बैठा है। एंड आपको वहाँ बुलाया जाएगा, उस डेट पे आपको वहाँ रिपोर्ट करना होगा। रिपोर्ट करने के बाद जो प्रोसेस मैंने आपको बताया, इस प्रोसेस के थ्रू जाना। सर अब काफ़ी स्टूडेंट लॉ सिर्फ एक पर्पस के लिए करते हैं, मेन पर्पस समझते हैं कि हमें जज की तैयारी करनी है, जुडिशरी की, PCSJ की। तो सर उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, PCSJ जो जज है, आपने बिल्कुल सही बात की कि बहुत सारे बच्चे से LLB सिर्फ और सिर्फ जज के लिए करते हैं कि उनको एक जज की पोस्ट चाहिए होती है, जो कि बहुत ही रेप्यूटेड पोस्ट होती है। और जज के लिए बेसिकली आपको जुडिशरी की प्रिपरेशन करनी होती है, और जज का कोई ऑल इंडिया का एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम नहीं होता है, ये स्टेट वाइज एग्ज़ाम होता है कि उत्तर प्रदेश का एक होता है और मध्य प्रदेश का अलग होता है। कि सिविल, वहाँ पर मध्य प्रदेश में सिविल जज कहते हैं, यहाँ पे PCSJ कहते हैं। तो इसमें प्रिपरेशन करने के बाद जो पहली पोस्ट, अगर आप किसी बच्चे का सिलेक्शन होता है, इसमें 2 राउंड्स होते हैं, बेसिकली 2 स्टेजेस होती हैं, प्रीलिम्स और मेंस। और मेंस के बाद होता है इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू। अगर आपका पर्सनल इंटरव्यू भी क्लियर हो गया तो पर्सनल इंटरव्यू करने के बाद आपको ट्रेनिंग पर भेजा जाता है, और आपको 1 साल की ट्रेनिंग दी जाती है जज के अंडर। और आपकी जो पहली पोस्टिंग होती है उसको सिविल जज, एज आ सिविल जज ऑफ क्लास 2 इसको आपकी मिलती है। उसके बाद ये होता है कि इनिशियली लॉ ग्रेजुएट जो होता है, लॉ कंप्लीट करने के बाद डायरेक्टली जज के लिए करना। दूसरा होता है ADJs, ये तो CJ हो गया कि सिविल जज आपका क्लास 2 के लगते हैं। दूसरा ADJ के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं कि कोई बच्चा लिटिगेशन में अपना करियर स्टार्ट करता है और 7 साल तक लिटिगेशन प्रैक्टिस करता है। उसके बाद वो उसका मन करता है कि नहीं, अब 7 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए, अब मुझे जुडिशरी की तरफ जाना है, तो ADJ का एग्ज़ाम वो दे सकते हैं। ADJ का एग्ज़ाम देने के लिए कि मैंडेटरी है कि आप लॉ ग्रेजुएट हो, प्लस आपकी 7 ईयर्स की प्रैक्टिस हो एज एन एडवोकेट। उसके बाद आपको एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के लिए अपॉइंट किया जाता है। उसका भी सेम प्रोसेस होता है कि आपको प्रीलिम्स, देन मेंस एंड देन पर्सनल इंटरव्यू के थ्रू पूरा सिलेक्शन प्रोसेस, अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आप ADJ बन जाते हैं। तो जो भी बहुत बच्चे स्टूडेंट्स जो हैं जो प्रिपरेशन करते हैं जुडिशरी की, उनका पास दोनों ऑप्शन में से एक सेलेक्ट कर सकते हैं कि
या तो इनिशियली स्टार्ट कर दें, लेकिन जैसा कि अभी बार काउंसिल का एक नोटिफिकेशन आया, अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है कि सीजेस जो होते हैं सिविल जजेस, उसके लिए भी आपको मैंडेटरी 3 इयर्स ऑफ प्रैक्टिस कंपलसरी है, लेकिन अभी वो इम्प्लीमेंट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। अभी करंट सिचुएशन 2021 के हिसाब से देखा जाए तो अभी जो बच्चे पास आउट हुए हैं वो डायरेक्टली दे सकते हैं, जो भी स्टेट में वो निकलती है पोस्ट जुडिशियल सर्विसेज के लिए उसके। तो सर जैसा आपने हमें बताया कि आप स्टेट वाइड एग्ज़ाम होते हैं हमारे, तो स्टेट वाइज में सर जैसे मैं यूपी स्टेट से बिलोंग करता हूँ, क्या मैं दिल्ली स्टेट के जज के लिए एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हूँ? हाँ, डेफिनेटली आप ऑल ओवर इंडिया किसी भी जहाँ भी जुडिशियल सर्विसेज की पोस्ट निकलती हैं, आप वहाँ का एक फॉर्म फिल करके एग्जामिनेशन के लिए उसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपने बताया था एलएलबी कंप्लीट करने के बाद हम यूपीएससी भी चूज़ कर सकते हैं। सर हम तो लॉ फील्ड के हैं, हम यूपीएससी कैसे चूज़ कर सकते हैं सर? देखिए, लॉ की एक ये बहुत अच्छी खासियत है कि लॉ बहुत वास्ट है, जी कि उसके बाद जो करियर ऑप्शंस होते हैं वो भी बहुत डिफरेंट वेराइटीज़ के होते हैं, कि आप इतना वास्ट है कि आप लिटिगेशन से लेकर टीचिंग तक कुछ भी कर सकते हैं, जो बहुत सारे करियर जो अदर सब्जेक्ट्स हैं वो इतना आपको करियर ऑप्शंस नहीं प्रोवाइड करते, लेकिन लॉ करता है। लॉ में यूपीएससी का अगर कोई बच्चे को आईपीएस, आईएएस, आईआरएस इनके एग्ज़ाम्स निकाल के इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, तो यूपीएससी जो सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम होते हैं उसमें एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट होता है लॉ। तो अगर आपने लॉ की है और आप यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं और आपका जो प्रीलिम्स और मेंस निकल जाता है, तो उसमें जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट होता है आप लॉ भी चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे बच्चे ग्रेजुएट जो होते हैं कुछ हिस्ट्री चूज़ करते हैं, कुछ इकोनॉमिक्स चूज़ करते हैं, कुछ डिफरेंट सब्जेक्ट चूज़ करते हैं। लॉ वालों के लिए मैं प्रेफर करूँगा कि वो लॉ ही चूज़ करें, क्योंकि वो उनका स्ट्रॉन्ग कोर है बेसिकली। एंड यूपीएससी के लिए सेम प्रीलिम्स, मेंस एंड अगर इंटरव्यू हो जाता है तो वो एक बहुत ही इंडिया की सबसे रेपुटेटेड पोस्ट मानी जाती है। आईएएस जो होता है, आईपीएस उसके बाद एंड आईआरएस, तो वो भी चूज़ कर सकते हैं। तो लॉ करने के बाद आपके जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके पास जो इतने कंफ्यूज रहते हैं कि क्या करें, वो बैठ के डिसाइड करें कि उनको करना क्या है आगे, कि उनका किस चीज़ में इंटरेस्ट होता है। अगर किसी का इंटरेस्ट बच्चों को पढ़ाने में है तो वो फर्दर स्टडीज़ करके टीचिंग में जाए। अगर किसी का इंटरेस्ट है कि दूसरे को इंसाफ दिलाने में, तो वो लिटिगेशन में जाए। या किसी बच्चे का मन करता है कि नहीं, मेरे को तो दिन भर एसी में बैठना है और आराम से कंप्यूटर के सामने बैठना है और लॉ के भी काम साइड बाय साइड लॉ के साथ भी करना, तो वो या तो लॉ फर्म ज्वाइन करे या किसी कॉर्पोरेट एमएनसी ज्वाइन करे। तो इसमें बहुत डिफरेंट फील्ड है। और जुडिशरी तो अपने आप में एक रेपुटेड पोस्ट है, उसके लिए प्रिपरेशन करनी है तो 1 साल 2 साल प्रिपेयर करें, उसके बाद जुडिशरी के एग्ज़ाम्स के लिए बैठें, और अगर सिलेक्शन हो जाता है वेल एंड गुड, तो उसमें आगे उनको जज की पोस्ट मिलेगी। होपफुली सारे स्टूडेंट के डाउट्स क्लियर हो चुके हैं। अगर कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, सर हमारी हेल्प करते रहेंगे। सर अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू शुभम, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी ऑन योर चैनल।